नमस्कार मित्रों। आज के हफ्ते के हस्ती से मिलवाऊं या उनके बारे में बताऊं, पहले ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का जो ये एपिसोड है ये बच्चों के लिए है। बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, उनके डाउट्स हैं, उनकी शंकाएं हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, कैसे पढ़ें, उनके ड्रीम्स के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, टीचिंग के बारे में, स्कूल सिस्टम के बारे में। हमने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे इंसान से बात की जाए जो इन तीनों मसलों से जुड़ा हुआ हो, यानी बच्चों से, पेरेंट्स से और टीचर से भी। तो आज हमारे साथ हैं लिटेरा वैली स्कूल पटना के प्रिंसिपल शरद कुमार सिंह। तो शरद कुमार सिंह जी अभी फिलहाल लिटेरा वैली स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इसके पहले उनका बहुत लंबा अनुभव है, डीपीएस पटना के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और आपका सीधे तारुफ करवाते हैं और आपको मिलवाते हैं शरद कुमार सिंह से। आपका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। I am honored and humbled. ओह ग्रेट, आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया ये बोल के। तो भैया, ये इस प्रोग्राम को करने के पीछे की जो मेन जो मोटिव या मंशा है वो है बहुत सारे टीन और यंगस्टर जो हमसे बचे, चूंकि हम दोनों फॉर्चुनेटली एक ही प्रोफेशन में हैं, हम रोज जवान बच्चों से रूबरू होते हैं, तो उनका बहुत दरख्वास्त था कि हमारे लिए कोई गेस्ट लेके आ पाए जो हमारी बात कर सके। तो आपसे बेहतर कोई इंसान होगा नहीं इस बात को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम बाकी सवालों पे जाएं, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ, अपने बचपन, अपने अपब्रिंगिंग, अपना शहर, अपना स्कूल और पूरी जर्नी यहाँ तक कैसे रही, अगर आप उसको थोड़ा सा समझा पाए तो। मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ जब कोई पूछता है मेरे से मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तो बड़ी फख्र के साथ मैं बोलता हूँ सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना। और वो इसलिए कि जब भी कभी मौका आता है उल्लेख करने का, तो जो एलुमनाई जो बेस है, लुमिनरीज हम लोग बोलते हैं, वो इतना बड़ा है कि वो कभी कभी अपने लोगों के ऊपर एक प्रेशर भी बिल्ड करता है कि दायित्व बनता है मेरा भी, मैं उस स्कूल से आता हूँ, उस लेगेसी का बड़े बड़े लोग वहाँ से तो आए हैं, तो अपने आप में लगता है कि वी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट एंड टेक अ एक्स्ट्रा माइल और समाज को कुछ दे। मोटो ही था फॉर गॉड एंड कंट्री। आज भी याद है 1858 का स्कूल है सेंट माइकल्स पटना। अब इतना सारा दशक और सेंचुरी पूरा हो गया है और that has always guided me। और जब हम लुमिनरीज की बात करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हम लोगों को आइडल अगर ढूंढना पड़े तो अपने ग्रुप से ही मिल जाते हैं, चाहे वो अभी फ्रांस के एम्बेसडर जमाल भैया हो या मिस्टर अरुण सिंह जो प्रधानमंत्री के सलाहकार बने हैं और न्यूयॉर्क के एम्बेसडर थे, और ऐसे बहुत से लोग बाउंड्री के तहत कोशिश करते हैं कि जितना हो सके इस समाज को दिया जाए। जिस समाज ने और जिस जगह ने, खासकर पटना ने जितना मेरे को दिया, वो अगर अपने जन्म में अगर चुका पाऊँ, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। ये भी इत्तेफाक था, कॉलेज भी यहीं से किया मैंने, पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, बीएड यहीं से किया। जब डीपीएस पटना स्टार्ट हो रहा था तो फाउंडिंग ईयर्स में 6 साल यहाँ पे दिया। उसके बाद से एक अच्छा ब्रेक मिल गया, जाना नहीं चाहता था बाहर पेरेंट्स को छोड़ करके, होम सिकनेस काफ़ी था, बट समहाउ इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ कन्विंसिंग लगा, मेरे को मोटिवेट प्रोपेल किया गया। सो आई वेंट टू बैंगलोर। वहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल है सरला बिरला अकेडमी करके, and that exposed me to what I am, 50% of what I can talk, I can speak, I can dream, and I can relate with all the policies of CBSE, चाहे वो CCE हो, चाहे जो अभी हाल में
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया गया 2020 का, बिल्कुल। उसको रिलेट कर सके। तो हाँ। उसमें मेरे मेरे हिसाब से अब मेरे को बहुत खुशी होती है कि जो मैंने सरला बिरला आईबी स्कूल या कैम्ब्रिज का सीखा, वो शायद अब मेरे को मौका मिलेगा, एक स्कोप मिला है, सो आई कैन जेल एंड अपने बच्चों को उस डायमेंशन को जी पाऊँ दोबारा। वैसे प्राउडली कह सकता हूँ कि लिटरा वैली स्कूल का जो पेडागॉजी है बिहार में किसी स्कूल के पास नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ बच्चों को एक फ्यूचर रेडी सिटीजन कैसे बना? बनाने की कोशिश। तो हमारे बच्चे इसी हिसाब से, हो सकता है कि वो एक जो लीग पकड़ के चलने का होता है शायद उसमें आगे ना जा पाए, बट हमारा बच्चा ऑफ बीट काम बहुत कर सकता है। ऑफ बीट काम जैसे यहाँ पर तो होड़ मचा है बिहार में, अभी भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। बच्चा मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग करे या फिर सिविल सर्विसेज करे, गिन चुन के 3 या 4 ऑप्शंस हैं। और इसमें हम लोग भी जान रहे हैं कितना कठिनाई है, कितना टफ कॉम्पिटिशन होते गया है। सो अगर जब तक हम लोग नए डायमेंशंस नहीं ओपन करें और नया स्कोप नहीं ओपन करें, तब तक कठिनाई और बढ़ते जाएगी। और अभी जो हम लोग सुसाइड केसेस देख रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं बच्चों में, वो उसको हम लोग उस पे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। जो यंग जनरेशन है उसके पोटेंशियल और उसके चैलेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? आप रोज उनसे रूबरू होते हैं, क्या क्या उनको निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध हमने बचपन में पढ़ी थी, क्या निराश हुआ जाए। तो क्या जैसे सोसाइटी बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाती है, हम उनको बहुत नजदीक से देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नहीं दे आर फार बेटर, इनको सिर्फ एड्रेस करने की जरूरत है? डेफिनेटली जब मैं अपना स्कूल लाइफ कंपेयर करता हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं दे नो मोर देन अस। जो उस जमाने में हम लोग जिन्हें जानते थे उनसे कहीं ज्यादा बच्चे जानते हैं। 2 चीज में समझना पड़ेगा, जानते क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, दूसरा है नॉलेज। और हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं इंफॉर्मेशन को नॉलेज में। इंफॉर्मेशन तो आज आप गूगल के कीबोर्ड पर है, आप टाइप कीजिए इंफॉर्मेशन यू आर, बट इंफॉर्मेशन आपको एक सीमा तक हेल्प कर सकता है। और नॉलेज आपको हमेशा साथ रहेगा और वो शैलो नहीं होता है। एंड दैट विल मोटिवेट, दैट विल एक्ट एज अ गाइडिंग फोर्स। और वही आपको एक नहीं बोलते हम लोग, एक सीमा के आगे जाना, वो आपको वहीं पे डिफरेंस क्रिएट करेगा। और यही इसी चीज पे हम लोग को बताया जा रहा है कि आपको ये सवाल है, ऐसे ही तरीके का सवाल आएगा और ऐसे आप कर लेंगे एंड यू क्वालिफाई फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग। बहुत सरप्राइजिंग डेटा आपको मैं रिवील करूंगा। आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो उससे पूछते हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में, उससे हैंडशेक का तरीका पूछते हैं और छांट देते हैं, हैंडशेक अच्छा से नहीं कर पाया बिकॉज देयर वाज नो वार्मथ इन द हैंडशेक एंड यू आर परस्पायरिंग, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। ये पहले बताना चाहिए था, यही चीज मिसिंग है। और ये स्कूल को और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इन सब चीज को भी जेल कर लीजिए। बिल्कुल। और जब ये जेल कर लेंगे हम लोग तो बच्चे, पहली बात की जो NEP 2020 है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, इसमें तो कतई शक नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉलिसीज हो वो 5 साल पे 3 साल पे रिव्यू होकर वो एडिशन चेंज ना हो तो एडिशन हो जाए, कम से कम ऑल्टरेशंस हो जाए। शायद हम एज ए सिस्टम इतने तैयार ही नहीं है कि इतनी जल्दी अडॉप्ट करें, चेंज करें, एग्जीक्यूट करें। शायद हम एक दिन, हो सकता है 100 साल बाद हम यूरोप और USA के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हो कि हम आज चेंज करना चाहें और कल उसको हम चेंज कर दें।
मुझे बताइए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ लेकिन उसके लिए कल्याण, उसके लिए करना ये हो चाहिए, हम लोग का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना, ओपन होना चाहिए, ओपन टू एक्सेप्ट चेंज, चेंज। क्योंकि हम लोग बहुत मौके पर नहीं होते हैं, एंड वी चूज किसके लिए ओपन है और किस चीज के लिए ओपन नहीं है। एजुकेशन परहैप्स उस कैटेगरी में आता है जहां पर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, अडॉप्ट एंड अडेप्ट आवरसेल्व्स। हम लोग मोबाइल अपना 6 महीना, 1 साल, 2 साल में चेंज कर देते हैं, और अपने यहाँ जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, वो 20-30 साल के बाद बन रहा है। एनसीएफ 30 साल 40 साल के बाद बन रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, पूरा एक जनरेशन निकल गया भैया इस बीच में। जनरेशन बहुत निकल गए हैं आपके, और जो ये गैप हो गया है, और जो बोलते हैं ना स्टेल वाटर, भारत में प्राइवेट स्कूल की संख्या आज ही बहुत कम है। हमको अगर देश का दिशा और दशा अगर दोनों सुधारना है, तो जब तक हम एजुकेशन ग्रास रूट लेवल पर, और ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट स्कूल्स ही हैं, जब तक वहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे चेंज लाना इस देश में, आई मे नॉट साउंड वेरी ऑप्टिमिस्ट, मैं अपने को रियलिस्टिक बोलता हूँ, नामुमकिन है। वहाँ पे बहुत सारा काम करना बचा हुआ है। और यहाँ पर अब एक और दिक्कत हो गई है अभी ऑफ लेट, अभी जो पेंडेमिक के समय में बात कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट या तो पूरा प्राइवेट कर दें या पूरा गवर्नमेंट कर दें। बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स आप लाख नियम बना लें, उनका सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। गाइडलाइंस पॉलिसीज में आप जो भी बोल दें, दे विल डू इट। वो खाना बट या तो पूरा प्राइवेट कर दीजिए आप, या पूरा गवर्नमेंट कर दीजिए, देयर इज नो हार्म इनटू इट। गवर्नमेंट स्कूल्स आएगा तो, जैसे आपका बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है वहां पर। एक आपको एक वाक्य बताऊं, मतलब आप भूटान में, अगर मैं इस लाइन का क्रक्स निकालूं तो आप कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई भी यूनिलेटरल हो जाएगा तो सारी फोर्सेस सोसाइटी की उसको इम्प्रूव करना चाहेगी, कि अगर सारे गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए तो जो सो कॉल्ड इलीट क्लास है या जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि फिर इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो आज जैसे मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है हम देखना भी, हम उस पर भाषण देना चाहते हैं बट हमको जाके देखना नहीं है, सुधारना नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर वो हो जाता है तो लोग उसको जाके सुधारना भी चाहेंगे क्योंकि उनका खुद का बेटा पड़ेगा उसमें। अग्रीड। एक वाक्य बताऊं आपको, भूटान शायद कंट्री है जहां पर एजुकेशन ऑफ लेट काफी सुधरा है। सुधरने के पीछे कारण है, जब राजा के बेटे लोग पढ़ने के लिए तैयार हुए, उन लोगों ने स्कूल का सर्वे किया। अब जब स्कूल में गए, वो लोग कहीं बाहर पढ़े हैं, कुछ इंडिया में पढ़े हैं, वो बोले कि ये पढ़ाई हो रहा है, ऐसे तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, दे विल नॉट गेन एनीथिंग। जब उनके बच्चों की बारी आई, तब उन लोगों ने पूरा कमीशन बिठाया, इंग्लैंड से या बाकी यूरोपियन कंट्री से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पूरा प्रोग्राम डिजाइन हुआ, उसी को लागू किया उन्होंने इन गवर्नमेंट सिस्टम। कहने का तात्पर्य मैंडेटरी सरकार कर दे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो मजबूरी में वो लोग अपने पढ़ाने के लिए, अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए ठीक कर देंगे। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल लूँ, मेरे बच्चे जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। पटना में एक बहुत ही अजीब कि अगर मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो मैं, अगर आप पेरेंट है, कैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई एम हेडिंग द बेस्ट स्कूल इन द सिटी। या तो मैं मान लूँ कि मेरा स्कूल अच्छा नहीं है, जो अच्छा स्कूल है वो तो वहाँ है, वो तो मैं मानने को तैयार हूँ नहीं। चेन्नई मेरा अल्मा माटर है, बहुत अच्छा स्कूल है, बट आई एम मैंने पहले भी आपकी बात कही है कि जो तरीके से हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं
बिहार में किसी स्कूल के पास नहीं, वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली। बात है, बट ये शुरुआत अच्छी है। अभी अगर सारे स्कूल्स प्रिंसिपल्स अगर ध्यान दे दें तो बच्चों का काफ़ी अच्छा स्कोप है, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे दिया गया है 9 से लेकर 12 तक। अभी कोई ऐसा नहीं हो गया है कि आप ह्यूमैनिटीज़ में हैं तो आपको अगर इच्छा है कि साइंस का फिजिक्स पे पढ़ लें या ड्रामा पढ़ लें तो आप पढ़ सकते हैं। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बीन गिवन टू यू। और ये एक बच्चे का जो इच्छा है कि मैं साइंस तो पढ़ रहा हूँ बट मेरे को इच्छा है फिल्म मेकिंग पढ़ने का, ड्रामा करने का, थिएटर करने का, उसका ऑप्शन नहीं दिखता नहीं है बच्चे को। और माँ बाप बोलेंगे जब वो दिखता नहीं है अलग से कोर्स करने देंगे नहीं, टाइम जाएगा उसके अंदर। बट वो स्कूल लाइफ में ही अगर वो एक छोटा सा प्रोग्राम या सब्जेक्ट पढ़ ले तो कुछ हद तक उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जब बच्चा का सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड ही और शी वुड एंजॉय स्टडीज, जो सब कुछ मिल गया उसको, देन डेफिनेटली आउटकम काफ़ी अच्छा होगा, बच्चे खुश रहेंगे, डायमेंशंस ओपनिंग्स काफ़ी मिल जाएगा बच्चों को। अभी जो लिमिटेड है 4-5, अब जा करके बहुत सारा है। यकीन मानिए 1000 से ज़्यादा जॉब ओपनिंग अवेलेबल है। बट अपने यहाँ क्या है कि हम लोग बच्चे को बताया नहीं, किड्स का ये प्रेशर आएगा, तुम जाकर फिल्म मेकिंग करोगे, तुम एड फिल्म में काम करोगे। सो मैं ये सोचता हूँ कि अब पेरेंट्स का ओरिएंटेशन काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को तो हम लोग कर लेंगे, पेरेंट्स का ओरिएंटेशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। ओल्ड स्कूल ऑफ पेरेंटिंग जो हमारे पहले के जनरेशन में था, या अब क्या हम लिबरल होना चाहिए, क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग होनी चाहिए, मतलब थोड़ा यूरोपियन स्टाइल में, या ऑर्थोडॉक्स, मतलब कैसे चले हम? क्या इतना तान दें कि धागा टूट जाए, इतना ढीला छोड़ दें कि पता ही नहीं चले कहाँ चला जाए? तो पेरेंटिंग पे आप कैसे, मतलब बैलेंस कैसे करें पेरेंटिंग को? एक अच्छा पेरेंटिंग कैसे, किसको मानेंगे? जैसे मैंने पहले भी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि पेरेंट्स का वर्कशॉप काफ़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स को बहुत चीज़ मालूम भी नहीं है। ओके। और गलती अगर हम ये गलती ढूंढने का वक्त नहीं है, समझना ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग हैज गॉन अप। इसमें माँ बाप को साधन जुगाड़ करने में ही दिन रात निकल जाता है। तो उनको एक स्मार्ट पेरेंटिंग का टिप्स वर्कशॉप कराया जाए या बुकलेट दिया जाए या कभी भी उनको बुलाकर बात किया जाए। नहीं तो हो क्या रहा है कि या तो दोनों एक्सट्रीम हो जाता है, या तो यू बिकम लिबरल और यू बिकम ऑर्थोडॉक्स। ओके। उसके बाद से जो हमारे यहाँ सरकार ने नियम बना लिए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कुछ हुआ होगा कि अगर आप आंख दिखाकर देख ले तो बच्चा केस कर देता है, माँ बाप केस कर देते हैं, एंड दैट हैज रियली एंटेगोनाइज्ड द टीचर्स। मैं आपके बच्चे को ठीक कर रहा हूँ और शायद गुस्सा में कुछ बोल दिया, जुबान फिसल गया, मान ले हम, या गुस्सा में एक आध थप्पड़ भी लग गया, मान लेते हैं हम। इसका तो ये अर्थ नहीं होता है कि आप उस टीचर के अगेंस्ट FIR कर दें। ताली दोनों हाथ से बजती है। जिस दिन से पेरेंट्स ने ये प्लेटफॉर्म पर ला करके ये कन्विंस कराना है हम दोनों का ऑब्जेक्टिव ये बच्चा है, बिल्कुल ये खत्म हो गया है। हम लोग यहाँ पे दांव पेश में लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग इसलिए दिया कि किसी कभी हादसा हो गया, बिल्कुल, दैट्स वन ऑफ केस। बट अब उसी चीज को लेकर के पेरेंट्स पीछे पड़ जाए, एंड डेफिनेटली वो कभी कभी मेरे को भी अनॉय करता है। मेरे को अपने स्कूल में एक टीचर को इतना घातक सिद्ध हुआ है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे तुरंत समझ गए हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ भी करेंगे। वो सारा बात झूठ जाके वहां बोलते हैं, तो वहां झूठ आकर के आपके अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन भी हो रहा है फिर? बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है।
सो उसमें अब और एक चीज और बताऊं आपको, ये चीज हम लोगों ने ये भी बोरो किया वेस्टर्न कंट्री से। वहां पे था राइट्स, बच्चों का राइट्स। अब जो वहां पे इंतहा हो गई तो वहां पे दे हैव रिवर्टेड, अब वापस आ गया, लॉ खत्म हो गया। नाउ पेरेंट्स के हाथ में छड़ी बड़ी राइट सब दे दिया गया। दे हैव रियलाइज्ड, और हम लोग आज रियलाइज नहीं कर रहे हैं उस चीज को। ये जो बॉन्ड है, इतना इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन सोसाइटी में हम लोगों ने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ से टूटा है ये ब्रेक डाउन। मतलब अब जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का पार्ट तो टीचर भी है ना। एक टीचर किसी के लिए टीचर होगा तो अपने घर में खुद आके बाप होगा। तो वो हम सब करेक्ट। एक दूसरे से इतने क्लोजली और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बंधे हुए हैं कि जब हम एक पे ब्लेम करते हैं तो वो तीन फिंगर हमारी तरफ भी घूम फिर के कहीं ना कहीं आ ही जाता है। डेफिनेटली प्रिविलेज। वहां से बिहार काफी आगे आया है। अब क्या बिहार को अब अपने चैलेंजेस को नए तरीके से एक बार रीडिफाइन करने का टाइम आ गया है? कब तक हम बहाना बनाते रहेंगे कि हम बहुत पीछे थे, बहुत पीछे थे? किसी टाइम पे तो एक लॉन्ग लीप लेना पड़ेगा ना हमको, रियल एड्रेस को, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को, और बहुत प्राइमरी लेवल पे। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत एडवांस, एडवांस में तो माइग्रेशन होगा ही, बच्चे पढ़ने बाहर चले जाते हैं। कम से कम क्या बेसिक लेवल पे हम एक बार सब कुछ दुरुस्त करें और उसकी चर्चा करें। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि जो भी लोग यहाँ से पढ़ लिख लेते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, और शायद ही कोई हो जो मुड़कर बिहार को देखता है सर। अरे भैया एक मिनट, एक मिनट, मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसी बात को बोलूं कि बिहार के लोगों का एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। या आओ करेक्ट। और वो स्केप वेलोसिटी ऐसा है कि कि लौट वो तो आपको, वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया, एकदम बाहर। वो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको। नहीं, वो एजुकेशन लाइन में काफी बड़े हैं, उनसे मुलाकात हो गई तो वो अब मेरे को बोले आप तो पटना वासी हो गए। हाँ, फिर बात चला सेंट माइकल्स का, तो वो बोले कि हमको तो ये सर्वे करना पड़ेगा कि सेंट माइकल्स के बच्चा पटना में क्या कर रहा है। तो मतलब पटना का ये स्थिति हो गया। ये इम्प्रेशन है। सो पॉलिटिकल साइंस में बोला जाता है, यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व और यू चूज। तो यहाँ के लोग को वैसे ही गवर्नमेंट चाहिए। हम लोग ख्वाब देखते हैं कि ऐसा सरकार आए, ऐसे लोग आए, बट उस कीचड़ में ना शरद कुमार सिंह जाके बैठेंगे इलेक्शन फाइट करके ठीक करने के लिए, उसको नो टच का अप्रोच कर देंगे। तो भाई जो जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे ही मेहनत मेहनत तो कर रहे हैं, बोलो 20 साल 25 साल 30 साल झोंक दिया उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो वो अचीव कर लिया। मैंने तो उस चीज़ को कभी सोचा भी नहीं, और मैं उसकी बुराई भी करता हूँ यहाँ पर टाई कोट पहन करके। सो आई हैव नो राइट, नो। जिस दिन सारे बिहार के बच्चे अच्छे से शिक्षित हो जाए, हम लिटरेसी की बात नहीं कर रहे, अच्छे से शिक्षित हो जाए, अपने आप बिहार ठीक हो जाएगा। मैं हिंट शायद ये भी कर रहा हूँ कि परहैप्स डेलिबरेटली शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं किया जा रहा है। अगर अच्छा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट मोड में बिहार अपने आप ठीक हो जाएगा। पोटेंशियल बहुत है यहाँ पर। ओके, कोरोना या पेनिडेमिक जो चल रहा है, इसने कम से कम उस जगह पे जहाँ पे रिसोर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जहाँ वाईफाई है, इंटरनेट है, और हम ऑनलाइन की तरफ कंपेल हुए हैं। शुरू में थोड़ा सा रिलक्टेंसी थी, लेकिन अब ठीक है, ओवरऑल बहुत सारा सिस्टम। और अभी नीट और जी होने के बाद, इतना एजुकेशन के बाद भी सरकार चाह रही है कि हो। तो क्या हम इसको न्यू नॉर्मल मान लें, और क्या अब हम अपने आप को फ्यूचर रेडी रखें कि भैया इसी पैटर्न पे या कम से कम इसी डायरेक्शन में, इसी ओरिएंटेशन में चीजें बढ़ने वाली हैं, या कभी भी बढ़ सकती हैं, सो बी रेडी। डेफिनेटली हम लोग के पास ऑप्शन कुछ और है नहीं। अगर ऑप्शन दिखता है हम लोगों को तब बात कर सकते हैं, ऑप्शन है ही नहीं।
ऑनलाइन पढ़ाई ही होगा। इसको हम लोगों को स्ट्रॉन्गर करना है, रोबस्ट करना है और कन्विंस करना है जहाँ पे खामियां हैं, जैसे असेसमेंट में खामियां देखने को आ रही, उसको दुरुस्त कर ले हम लोग। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगेन आ रहा है वहां पर जहाँ पे पिछड़े तबके के लोग हैं और वो उनका उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हम लोग आज यहाँ पर बैठ करके 500 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया का डेटा भराते हैं, वो चलता है। हमारी दुनिया या देश की दुनिया वही नहीं है। आज भी बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनको 100 रुपया डेटा भराना भी के लिए पैसा नहीं है। उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम यहाँ पर ग्रांट की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन करके ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सारा पैसा वहां लगा दीजिए ना। आप उन बच्चों को वाईफाई दिला दीजिए, उन बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप वहां दे दीजिए, वो व्यवस्था कीजिए। नहीं तो ये कोरोना का जो कहर है, हो सकता है 1 साल और चल जाए। जब ये 1 साल ही नहीं है, आप यकीन मानिए जनरेशन तबाह हो रहा है इस वक्त। अगर ठीक से नहीं संभल पाए हम लोग, जस्ट इमेजिन 2020 में जब हम लोग अभी हैं, जो 2020 में जो बच्चे पास आउट किए हैं, सारा अंधकार है। जो ग्रेजुएशन है, आईएम से ग्रेजुएशन हो या आईआईटी से हो, उनका भविष्य भी कहीं नहीं है। जस्ट इमेजिन कर लीजिए, नीट एग्जाम हुआ भी कराया गया, हमारे यहाँ तो 360 थे, करीब करीब 10% या 15% बच्चे नहीं आ पाए, पर बाकी लोगों ने एग्जाम दिया। बट ये एबनॉर्मल से इतना होता है शहर में, आप भी जानते हैं कल्याण जी, 1000 स्क्वायर फीट भी नहीं है, उसके अंदर बच्चा 4 महीने 5 महीने से बंद है। एंड देन यू आर सेइंग कि वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करे, और उसके बाद हम करें उसको पढ़ा भी रहे। क्या भैया आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को अगर लंबा चले गया तो ये मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाला है इन लॉन्ग टर्म? 100% करने वाला है। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और अगर आप उसको जहां ज्यादा प्रेशर डालेंगे, दोस किड्स वुड ब्रेक डाउन। हम लोग को वो नौबत नहीं आने देना है। पढ़ाई पे ज्यादा हम लोग को स्मार्ट स्टडी कराना है। कुछ टॉपिक चुन ले, हालांकि वो सिलेक्टिव स्टडी ही ऑप्शन नजर आ रहा है, दो आई एम अगेंस्ट दिस सिलेक्टिव स्टडीज। बट आज के वही आ जाएगी, असेसमेंट इज अ प्रॉब्लम। असेसमेंट कैसे करेंगे? असल में बता रहा हूँ आपको, अगेन हमको देखना पड़ेगा। जैसे कि फिर अगर मैं बात करूँ कैम्ब्रिज का और आईबी का, आप कह रहे हैं कि उसका कुछ वेटेड सिस्टम बना करके इक्विवेलेंट उनसे कुछ और ऑक्यूपेंसी ले ली जाए और उसका एक वेटेज, उसका एक वैल्यू उसको रिप्लेस कर दें नॉर्मल कोर्स वो रिप्लेस कर दें। असेसमेंट आप अच्छा कर सकते हैं, बट उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना होगा। हाँ, या एजेंसी डेवलप करे, एजेंसी डेवलप करे। क्वेश्चन अगर हम और आप नहीं कर सकते हैं तो एजेंसी डेवलप करे, आप पढ़ा दीजिए, लेट एजेंसी डेवलप। वो ये लंबा चलने वाला है। एंड इफ दे असेस, तो जो अभी जो घालमेल हो रहा है, आता है कि क्या ये बेस्ट टाइम था कि जो बच्चा ह्यूमैनिटीज में है उसको वापस लिटरेचर में कुछ काम दिया जाए कि जाओ ये पढ़ के आओ, कीट पढ़ के आओ, टॉल्स्टॉय पढ़ के आओ, शेक्सपियर पढ़ के आओ, हिंदी में है या रीजनल लैंग्वेज में है, जाओ तिरुवल्लुवर पढ़ो, कनियार पढ़ो, जो जो पढ़ना है आप जाके वो पढ़िए, हिंदी पढ़िए। जो साइंस में था या जो आप जैसे इकोनॉमिक्स में आप कह रहे हैं तो कॉमर्स में है तो कुछ उसमें रियल टाइम जाओ, कुछ रिसर्च करके आओ, कुछ भी किसी भी चीज पे आउट ऑफ द कोर्स बुक, आउट ऑफ योर विजन, जो आपको दिखता है उसके बाहर जाइए, कुछ करके आइए, सीएसआर जैसा कोई काम करके आइए। साइंस में जैसे अगर मैं हूँ तो जाओ कुछ बढ़िया वाला प्रोजेक्ट वर्क करके आओ, कोई रिसर्च वर्क करके आओ। मेरा डाउट ये है कि बच्चे शायद कर भी ले, हम में से कुछ लोग, हमारे फेटर्निटी के कुछ लोग क्या कैपेबल हैं कि उसको अनबायस्ड हो करके ट्रू असेसमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक एजेंसी बनाना पड़ेगा आपको, या स्कूल्स एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करें
बिल्कुल, जो बेस्ट टीचर्स हो वो क्वेश्चन बनाए। डिपार्टमेंट वाइज टीम बना दें, रीजन वाइज। हाँ, मान लीजिए पटना में अगर 10 स्कूल कोलैबोरेट कर ले, तो लिटरेचर इकोनॉमिक्स का 10 लोग बनाकर सबके लिए दे। अभी क्या हो रहा है कि जो असेसमेंट हो रहा है गूगल फॉर्म से हो रहा है, उसमें बच्चे ही काफी, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम हो रहा है। बगल में बच्चा यहाँ पे व्हाट्सएप लेके यहाँ बैठा हुआ है, गूगल फॉर्म ओपन किया, एक बच्चा सॉल्व कर रहा है, सारे बच्चे को 40 में 38, 39, 40 आ गया। माँ बाप खुश, बच्चा खुश। और अगर मैं प्रिंसिपल बोलूं कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा हो गया, तो ये तो आंख मूंदना हो गया रियलिटी से। और अगर उसमें भी तरीका है, मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो उनका जो ऑप्शंस है वो इतना ट्रिकी रहता है कि वही बच्चा कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग है। हम लोगों ने तो वैसा किया नहीं। मर रहे हैं। क्या हम इतने साइकोलॉजिकली फ्री एंड अगेन द वर्ड कोट एंड कोट अटैच्ड हैं कि हम उनके लिए ये पेन लें कि हम बैठें, सोचें, कमीशन करें और उसको प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, फिर चेक करें, क्रॉस चेक करें, लर्न, रीलर्न, अनलर्न, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या हम उतना खुद टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, उतना इमोशन इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? यहाँ पे दो इश्यूज आपने टच किया कल्याण में। एक तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत कम हो गया है, आई गिव द रीजन। दूसरा क्या हुआ है, अभी टीचर्स ओवर टाइम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से लेकर रात तक, रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। रात में वीडियो इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है कि सब कुछ सो गया है, टीचर बोल के रिकॉर्ड किया एंड वो दिखला रहे हैं। हाँ, We need to understand that. बिल्कुल, और दूसरा ये हो गया है, again it will be like opening up Pandora's box, but I need to. टीचर्स का सैलरी भी हाफ हो गया है, किसी स्कूल के टीचर को हटा ही दिया गया है। बिल्कुल, और खाली पेट तो भजन होता नहीं है। नहीं, चाहे आप कुछ भी आडंबर बनाकर बोलना चालू कर दें, काम काम डबल ट्रिपल हो गया, पैसा है या पैसा आधा हो गया। प्लस यू विल बी शॉक्ड, जब जूम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कितना चैलेंजेस है, टीचर्स को सीखना पड़ रहा है। वो जो ऑप्शंस है, एनोटेशन ऑफ कर दें, नहीं तो बच्चा कोई उल्टा उल्टा लिख दे रहा है, वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं, कोई दूसरा अनवांटेड बच्चा नहीं आ गया, वो उल्टा फुल्टा कर दिया। पेरेंट्स लोग असेस करना चालू कर दिए, आप ऐसे पढ़ाते हैं सर, कैसे सीखेगा बच्चा? जस्ट इमेजिन कर लीजिए, क्लास में जूम में टीचर इज बीइंग असेस्ड बाय पेरेंट्स, और वो वीडियो बना करके आपस में मजाक बना रहे हैं टीचर्स का। सो ऐसा सिचुएशन आ गया है, और ये इसलिए आया है कि सोशल फैब्रिक एकदम ब्रेक हो गया। जो मैंने पहले बात की, आप भी बता रहे थे, अगर वो कोहेसिव होता, अगर कोहेसिव ट्रस्ट होता, फेथ होता कि हमारा टीचर कुछ भी कर सकता है, अच्छा है, तो लाख बुराई हो आप उसको बाहर में उछालेंगे नहीं उछलता, या ठीक कर लेते, मौका देते कि सर आप मौका मिल जाता। जो सक्षम है पैसा नहीं दे रहे हैं। पटना में अगर आप भी अगर सर्वे करें, या पटना की लोकेलिटी में जहां भी आप रह रहे हो, जो छोटे स्कूल है वो बंद ही हो गए हैं, बंद हो गए, जो प्राइमरी स्कूल है बंद हो गए हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट वहां कैसे हो गया? तो ये ऐसा इकोनॉमिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मोज़ेक बना हुआ है कि इस चीज को थोड़ा माइन्यूटली सेंसिटिव वे में हैंडल करना चाहिए सरकार को भी। जो बिना मतलब का बयानबाजी हो जाता है, फीस नहीं होगा, फीस होगा, सो इससे क्या होगा, देयर इज नो क्लैरिटी एंड देयर इज ह्यूज कंफ्यूजन, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ये हो गया है। लेट द स्कूल्स बी रन बाय टीचर्स। भाई आप अपना पॉलिटिक्स करते रहिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर लीजिए। लेट द स्कूल बी मैनेज्ड बाय पीपल हु नो द बेस्ट। ब्यूरोक्रेटिक्स, सेम लाइक डॉक्टर, सेम लाइक डॉक्टर। वहां भी तमाशा हो रहा है, डॉक्टर्स को बता रहे हैं आप ऐसा ट्रीटमेंट करो, तो वी हैव सीन द रिजल्ट।
अभी 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं अब, या फिर अब देख लीजिए क्या हो रहा है. सो यू डू व्हाट यू आर गुड एट, लेट अ प्रोफेशनल हैंडल इट. ये सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आजकल देश में, विच है jeopardized many sectors, और खासकर एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों इतना क्रूशियल है, इसका इम्पैक्ट बहुत फार रीचिंग होगा, बहुत फार रीचिंग होगा. जनरेशन तबाह हो जाएगा इससे. इसका जिसका तो ऐसे वो तो पैसा ही दे रहे हैं वहां पे. अब जिस देश में 4% जीडीपी का खर्च हो रहा था, वो भी शायद नहीं हो रहा था. अभी प्राइम मिनिस्टर ने 6% बोला हुआ है, 6% भी नहीं हो रहा है. अगर देखा जाए तो 2% पैसा स्टेट सब्जेक्ट है. ये स्टेट के पास पैसा ही नहीं है. इसका मतलब ढाक के बाद वो खर्चा उतना आएगा ही नहीं उसके ऊपर. अब बिना मतलब का हम लोग बाकी जगह खर्च कर रहे हैं हम लोग. सो लेट एजुकेशन बी द मेन फोकस ऑफ द कंट्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो. जिस दिन ये हो जाएगा तब जाकर के सुधार, तब जाकर के सोशल फैब्रिक अच्छा होगा. विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, शायद सुबुद्धि सबको आ जाए, सबको, ऑल स्टेक होल्डर्स. तो ये जो है इसको एग्जीक्यूशन लेवल पर हम लोग, जैसे कि सीसी का फेलियर हो गया, एजुकेशन लेवल पे इसको हम लोग फेलियर ना होने दें. और अगर ये हम लोग का, इफ वी कैन डू इट, वी विल मेक अ बेटर वर्ल्ड फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन. अदरवाइज फिर ये 25-30 साल लगेगा. डूम्सडे इज वेरी क्लोज. ज्यादा. और अगर नहीं हुआ, इफ वी फेल समहाउ फॉर जस्ट 1% पॉसिबिलिटी वी थिंक, तो मुझे लगता है कि हम कम से कम 50-70 साल पीछे जाएंगे. और अगर हो गया तो हम 20 सालों में यूरोप को compete कर रहे होंगे. ये मैं इंडियन माइंड को मैं कीपिंग इन द कंसिडरेशन कि हम अपनी स्ट्रेंथ जो है, अगर हम एक बार सब मिल के जाल उठा के उड़ गए तो फिर आसमान हमारा है. तो there is no stopping. नो स्टॉपिंग. यही है कि इंटरफेयर लाइनिंग है, सबको मिलजुल करके इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे NEP 2020 को फेल ना होने में. I am a little hopeful, Bhaiya, and why I'm saying this, since at the almost a stroke of the midnight, if two gentlemen are talking on Zoom, for the rest of the country, may they will watch it or not watch it, पता नहीं कौन देखेगा नहीं देखेगा, हमारा देश नहीं टूटने वाला है. अगर जब तक एक कल्याण जी या एक शरद कुमार सिंह भी अपने पैरों पे खड़े हैं, मैंने कहा ना, मैंने एक इंसान को, इंस्टीट्यूशन को चलाते देखा है. तो ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी ताकत है. हमारे देश ने तो गांधी का एग्जाम्पल दिया है. इससे निवेदन ये है कि आप बच्चों के लिए, चूंकि आप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो आप बफर हैं सबके लिए. यू आर द जंक्शन पॉइंट फॉर, आपको सबका सुनना पड़ता है और सबको एड्रेस भी करना पड़ता है. तो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए एंड टीचिंग स्टाफ के लिए, जो भी दुनिया में टीचर हैं या भारत में या बिहार में शिक्षक हैं, और जो आज कोरोना काल में हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो लीडर, तीनों टीम के लीडर, आप कॉमन लीडर हैं. तो बच्चों के लिए एक लाइन में क्या संदेश है, माँ बाप के लिए क्या संदेश है, और शिक्षक जो हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इट्स अप टू यू. फाइन. ये सारा स्टूडेंट्स never imagine yourself in a closed boundary. You have immense potential. Do what your heart tells you to do. You have got ample opportunities waiting for you. Be convinced, give you 100%. You will have an opening. Be modest. Choose your role models wisely. अभी आप 90 दिन से देख रहे हैं जो रोल मॉडल आपके थे सब बेकार है. So choose your role model wisely and follow your dream and passion. You will definitely get success, but 100% has to be given.
for parents, trust your child. भरोसा कर लीजिए, अदरवाइज भरोसे के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। जी आपके हाथ में कुछ है नहीं। जिस स्थिति पे बच्चे आ गए हैं, विश्वास करके उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। द डे आप उनका विश्वास जीत गए तो बच्चा गलत काम नहीं करेगा, और गलत करेगा आपसे आके पूछ लेगा, बता लेगा, राय भी ले लेगा। अब वो ज़माना चला गया जब आप सोचा करते थे कि बच्चा आपका हर बात मानेगा। नहीं मान सकता है, पॉसिबल भी नहीं। फॉर टीचर्स, चाहे जैसे भी आप आए हैं इस प्रोफेशन में, बाय चॉइस और बाय फोर्स, सिंस यू आर a teacher, definitely money, salary, earning is important. No one can deny this fact. ये सब भी अच्छे से कमाया जा सकता है, ईमानदारी से कमाया जा सकता है। और जो टीचर का जो अर्थ है, इफ यू गो ऑन टू डिकोड एवरी, अगर सोते वक्त आप उसका अर्थ ही समझ लें, बस आप कभी इटर्निटी, आप जिस चीज को छुएंगे वो सोना बने, इस उम्मीद से छुए। एंड डेफिनेटली आपका जो आज रात सोए तो अच्छी नींद आ जाए। जिससे आपकी अच्छी नींद आ जाएगी क्योंकि आपने अच्छा काम किया, आपका ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स मैनकाइंड, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इज कंप्लीट। और अगर तीनों लोग अगर इस चीज के बारे में बात करने लगे सब ऑनेस्टली, तब तो दुनिया, भारत, स्टेट वो आगे बढ़ने और सही रास्ते में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यही बस तीन लाइन, तीन मैसेज तीन लोगों के लिए है, और आपके लिए भी है कल्याण जी। जी भैया। ऐसे ही लोगों को बुलाते रहें, उनसे सुनते रहें, और सुनाने में, जैसे कि मैं अपनी बात अगर करूं तो आई एम रीलिविंग दोज एंटायर मोमेंट्स, चाहे वो 60 मिनट 90 मिनट, एंड आई एम लर्निंग सो मच फ्रॉम यू एज वेल कि आपने पढ़ाने के साथ साथ ये सारा काम भी स्टार्ट कर दिया। सो यू वर टचिंग अपॉन सो मेनी पीपल। और आपने बात भी कही कि शायद कोई देखे या ना देखे, डेफिनेटली जब आपका यूट्यूब चैनल है, आपका जो विजन है कि लेट मी इनवाइट and let me involve people, let me make society be aware of good motives, good people. Definitely when intention is correct, intention is good, the result अपने आप अच्छा हो जाएगा। Our might in always greater than zero भैया। हाँ, correct, Two is very true। definitely। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत परेशान किया मैंने आपको, लेकिन बहुत जरूरी था ये संवाद, ये कम्युनिकेशन होना। कई बार हम सबको सच्चाई पता होती है, हम इंतजार कर रहे होते हैं कि पहले कौन बोलेगा, तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा, आवाज कौन उठाएगा। आवाज दवा नहीं होती है, लेकिन कई बार शायद किसी का हौसला बढ़ा दे। एक मोड़ पे कोई बैठ के थक के जो सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, शायद आपकी और मेरी आवाज उसको हौसला दे कि चल ना यार 2 किलोमीटर और चलते हैं, चल के देखते हैं। हमारा काम वहां पे खत्म हो जाता है। शायद 2 किलोमीटर बाद फिर कोई शरद कुमार सिंह मिलेगा जब वो थकने लगेगा और उसको बोलेगा यार चल 2 किलोमीटर और शुरुआत हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आ गया है वक्त विदा लेने का। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का, और आप सब लोगों से इस वादे के साथ विदा लेने का कि हम मिलते रहेंगे, और भैया का आदेश है। ये इसके लिए विशेष धन्यवाद कि हमारा प्रयास लोगों तक पहुंच रहा है और उनको समझ में आ रहा है। तो हमारे पास अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। हमारा हौसला इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो हमारे बढ़ रहे हैं, आवाज सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, और मिलते रहेंगे हफ्ते की हस्ती के साथ, हर उस अनसंग हीरो की
अनसेलिब्रेटेड हीरो की कहानी हम लेके आते रहेंगे, जिसका कोई एक भी फैन उसकी बात सुन ले और उसकी जिंदगी बदल जाए, तो हीरो भी जीत जाएगा और फैन भी जीत जाएगा। ये हमारी मंशा है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो नमस्ते भैया, धन्यवाद। Kalyan, thank you and all the best for all the endeavors. Bye bye. Good night.